बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर को हम स्टडी करते आ रहे थे और इस टॉपिक या इस चैप्टर के जो हम कुछ टॉपिक स्टडी कर चुके हैं और कुछ हमारे चैप्टर के टॉपिक रिमेनिंग है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक को सिलेक्ट किया हुआ है, यानी जो मेरे पास आज के लिए जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी द प्रोसेस इन दिस टॉपिक, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक की तरफ चलते के साथ ही हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, क्या हमें बताया जा रहा है, क्या डेफिनेशन बनती है इसकी। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट अगर इसकी मैं पढ़ूं तो कहती है द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन by a gravitational force is displacing the object from that position to infinity where the force of gravity becomes zero। कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होती है कि जब किसी की बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाए तो वर्क डन करने की वजह क्या हो कि उस बॉडी को, ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इन्फिनिटी तक लेकर जाया जाए। और इन्फिनिटी तक लेकर जाने का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। यानी ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर चला जाए, या इन्फिनिटी पर जाने से मुराद ये है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटवर्ड चला जाए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए वो। और जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगी, यानी उसके ऊपर तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल टू जीरो होती है। कहती है द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एब्सोल्यूट gravitational potential energy of an object at a certain height of an object at a certain height of an object at a certain height at a certain position कह लीजिए आप, at a certain position is the work done by gravitational force, is the work done by gravitational is the work done by gravitational force in displacing the object displacing the object from that position, displacing the object from that position to infinity, where the gravity becomes zero, ठीक है। ये एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहते हैं कि ये एक ऐसा वर्क डन है जो बॉडी को डिस्प्लेस करवाता है, ठीक है।
कहाँ से डिस्प्लेसमेंट करवाता है? एक सर्टन हाइट से, यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्टन हाइट पर मौजूद है, सर्टन हाइट से उसको डिस्प्लेस करवाएगा कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी तक। और जब वो अप टू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो क्या बन जाती है? जीरो हो जाती है, ठीक है। यानी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया, तो उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। यह कहलाती है डेफिनेशन या स्टेटमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसकी कैलकुलेशन को देखें, अब कहते हैं कैलकुलेशन, हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है इसमें अब कि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे आएंगी हमारे पास। कहते हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड इन स्पेस फ्रॉम पॉइंट 1 to n, कि आपके पास एक स्पेस में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। डायग्राम मुझे बनानी पड़ेगी ये वाली। इस तरह आपके पास ये आपके पास अर्थ है, और ये अर्थ का ओ पॉइंट था, ओरिजिन, ठीक है। अब यहां से 1, फिर 2, फिर आगे जाएगा 3, फिर जाएगा 4, और फिर एंड पे जाएगा अप टू n। और ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस आ रहा है डेल r। यहाँ पहले को जो पहले पॉइंट था यानी पहला जो पोर्शन था, पहले पोर्शन का अर्थ से जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास r1। दूसरे पोर्शन का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा r3 और r2। फिर इसी तरह अगर तीसरे पोर्शन की हम बात करते हैं तो तीसरे स्टेप का जो आपके पास डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास r3, ठीक है। तो आपने इसको याद करने रखना है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, अर्थ के ऊपर किसी सर्टन हाइट पर पड़ा हुआ था, यानी उसकी जो हाइट थी पहले 1, ठीक है। हाइट 1 से उसको डिस्प्लेस करवाना है, वर्क डन करवा के कहां तक? अप टू n तक, ठीक है। अप टू n तक उसको डिस्प्लेस करवाना है। तो ये आपने याद रखना है, आपके पास डायग्राम बन रही है। कहते हैं कि उसको डिस्प्लेस के करवाया का फ्रॉम 1 to n से लेकर 1 से लेकर n तक उसको लेकर गए, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, कि जब आप ऑब्जेक्ट को फ्रॉम 1 पॉइंट से n पॉइंट तक लेके जा रहे थे तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी वो हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट नहीं रही, हर पॉइंट के ऊपर जाके वो चेंज होगी। सपोज यानी कि जो ऑब्जेक्ट या जब ऑब्जेक्ट जमीन के करीब होगा, ठीक है, यानी कि जो उसका स्टेप है जमीन के करीब होगा उधर ग्रेविटी की फोर्स भी ज्यादा होगी। जो ऑब्जेक्ट है उसका फासला जमीन से बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कम होती जाएगी, ठीक है। यानी कि वो चेंज आएगी, वेरिएबल होगी बल्कि कांस्टेंट नहीं होगी। कहते हैं द रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज ट्रू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट। कहते हैं कि जो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, वो तब तक ट्रू है कि जब तक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, उस वक्त तक वो एप्लीकेबल है। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला mgh है, ठीक है, यानी mgh में इधर आपके पास जो ग्रेविटी की फोर्स आती है वो चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो फार्मूला है एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। कहते हैं एज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो जमीन की रेडियस का स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी is inversely proportional to the square of the
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, proportional to square of distance, square of distance, ठीक है, square of distance from the surface of earth, from the surface of earth, और इसका जो फार्मूला बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल फोर्स का बनता है F इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के। ठीक है, यानी डिस्टेंस और फोर्स जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है इसके अंदर। फिर कहते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो मालूम करना चाहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 1 to n इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल स्मॉल स्टेप्स ऑफ लेंथ del r, कि जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा था, डिस्टेंस कौन सा, फ्रॉम 1 to n तक, तो आपने क्या करना है, इसको स्मॉल डिफरेंट n डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देना। यानी जिस तरह आपके पास ये del r आ रहा है, सेम इसी तरह 2 से 3 तक जो होगा del r2 होगा, del r3 होगा, सेम इसी तरह कहते हैं कि आपने इनको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह ये होगी कि उसके ऊपर जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कांस्टेंट रहेगी। कहते हैं डिवाइडेड इनटू n इक्वल स्टेप्स ऑफ लेंथ r सो दैट वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप, कि ईच स्टेप के लिए या हर एक स्टेप के लिए जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। यानी यहां से लेकर उसने यहां तक जाना है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, हम एक फार्मूले की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर 2 से 3 तक जब आपने जाना है तो वहां तक भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आपने कहते हैं कि जब अगर वर्क डन मालूम करना चाहते हैं फोर्स की वजह से, तो आप क्या करें, जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, यानी जो पॉइंट 1 से लेकर n तक का जो फासला है उनको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ताकि जो फोर्स है वो हर एक पार्ट के लिए सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ठीक है, ये था एक्सप्लेनेशन इसकी। आगे मैथमेटिकल काम शुरू होने जा रहा है। कहते हैं मैथमेटिकल काम पहला, कहते हैं वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप। ठीक है, पहली बात, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप। और वो स्टेप था 1 to 2। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक वो स्टेप था, और इस स्टेप में जो वर्क डन हुआ था हमने वो देखना है 1 to 2। ठीक है, कहते हैं कंसीडर अ बॉडी हुज मास इज m एंड मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M, मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m एंड मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M। r1 डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, r2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड पोजीशन। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ r2 आ जाएगा। तो आपके पास कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ r, अगर आप r को कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आपकी वैल्यू निकालें आप r, ठीक है, कहते हैं बॉडी है m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद r1 डिस्टेंस फॉर पॉइंट 1, r2 डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2। ठीक है, r1 जो डिस्टेंस होगा पॉइंट 1 के लिए, डिस्टेंस जो होगा वो r1 होगा, पॉइंट 2 के लिए जो डिस्टेंस होगा वो r2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसकी मदद से अब कैलकुलेशन करनी है आपकी ने r की, कैलकुलेशन ऑफ r। ठीक है, अगर आप r को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द दिस स्टेप एंड सेंटर ऑफ द अर्थ इज, कि जो डिस्टेंस r है इनके दरमियान r इज इक्वल टू
रेशो यानी लेना चाह रहे हैं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस की जो आपके पास डिस्टेंस दिए हुए हैं R1 और R2, अगर आप इनकी रेशो लेना चाहें और रेशो कह रहे हैं एवरेज लेना चाहें तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके दो टर्म्स हैं दोनों के साथ, दो नंबर के यानी 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब आपने कहना है इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 इज, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यानी कि जो डिस्टेंस कवर हुआ था फ्रॉम पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या आएगा, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब अगर इधर से आप R1 की वैल्यू निकालेंगे तो R1 की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट R2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू डेल आर प्लस R1। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसको क्या ले इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या ले इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। यानी R2 की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2। यानी आपने क्या किया, ये इक्वेशन में आपके पास जो R2 की वैल्यू आ रही थी तो इधर से जो आपने R2 की वैल्यू पुट की निकाली थी वो इधर पुट कर दी, तो आपके पास क्या बनेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप इन दोनों को सेपरेट करके लिखें, R इज इक्वल टू 2R1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचेगा R1, बाकी क्या बचेगा R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी और आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 आप इसको कह सकते हैं। नाउ कहते हैं, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स के दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें, आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने इसको हल करना है एक फार्मूले की मदद से, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आपके पास आता है उसकी मदद से। तो वो फार्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपने इसकी मदद से इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास क्या आएगा, आप कंसीडर कर रहे हैं जो R1 आ रहा है वो आपके पास a है, जो डेल R ओवर 2 आ रहा है वो आपके पास R है b। तो पहले होता है आपके पास R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 यानी a का स्क्वायर था, इधर R1 आ रहा है तो आपके पास आएगा R1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डेल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपके पास आ गया प्लस 2a आपके पास आ रहा था R1 2ab, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो 2R1 डेल R डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 इस 2 के साथ फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस डेल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस R1 इंटू डेल R, ठीक है, R1 इंटू डेल R। अब कहते हैं सिंस जो डेल R का स्क्वायर है वो मच लेस देन है किसकी निस्बत से, किससे लेस देन है, R स्क्वायर से। कहते हैं सो द टर्म कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू R1।
ठीक है, कहते हैं जो डेल आर आर है, डेल आर स्क्वायर इज मच मच लेस देन टू R1 का स्क्वायर, सो इट कैन निग्लेक्टेड। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको कंसीडर ही नहीं कर सकते, ठीक है, हम कंसीडर करना ही इसको छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर दिया हमने। अब स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म आपके पास निग्लेक्ट हो गई, बाकी बचा R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल आर, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल आर, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच गई। अब स्टूडेंट जो कि डेल आर है, डेल आर बेसिकली हमने पढ़ा था, ये देखिए डेल आर ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से डेल आर की वैल्यू आपने उसमें पुट करनी है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। अब अगर आप R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास क्या था, R1 का स्क्वायर प्लस R को अंदर मल्टीप्लाई किया R1 R2 एज इट इज, फिर R1 मल्टीप्लाई बाई R1, आपके पास आंसर आ जाएगा R1 का स्क्वायर, और एक स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है प्लस में, ये आ रही है प्लस में, ये आ रही है माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट, फिर R2 इज इक्वल टू आपके पास बच गया R1, ठीक है, R1 इंटू R2, आपके पास जो R स्क्वायर की वैल्यू बनेगी वो क्या बच गई, R1 इंटू R2, तो ये वैल्यू एक आपके पास आ गई, ठीक है, R स्क्वायर के लिए, ठीक है, इसको कह लें आप क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। फिर कहते हैं नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स F एट द सेंटर ऑफ दिस स्टेप इज, ठीक है, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स F इज, जो फोर्स होगी F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इस इक्वेशन में जो आपके पास R का स्क्वायर आ रहा है, इस R के स्क्वायर की जगह आपने ये वाले R स्क्वायर की वैल्यू यानी R1 और R2 पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय R1 और साथ आ जाएगा R2, ठीक है, R का स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, आपके पास R का स्क्वायर, तो इधर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, R स्क्वायर की R1 और R2 यानी जी एम एम ओवर R1 R2, ठीक है। कहते हैं दैट्स वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, वो वर्क डन आएगा, चलिए इसको सेपरेटली न्यू इधर सॉल्व करते हैं। ये तो स्टूडेंट अब कह रहे हैं कि जो वर्क डन है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक्सप्रेस में लिख देता हूं W वर्क 1 to
2। ठीक है, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक अब आपने जाना है तो आपके पास जो फार्मूला आएगा एफ डॉट डेल आर। चूंकि जो वर्क का फार्मूला है वो बराबर होता है एफ डॉट डी के, लेकिन इस केस में हमारे पास जो डी आ रहा है वो डी नहीं आ रहा बल्कि डेल आर आ रहा है। तो हमने डी की जगह क्या पुट करना है, एफ की जगह एफ आएगा, डी की जगह डेल आर आएगा। अब इधर देखें एफ डेल आर साथ आ जाएगा cos 180 डिग्री। क्योंकि आना तो cos थीटा था, मैंने वहां cos 180 पुट किया। वो क्यों पुट किया, कहते हैं F इज ऑपोजिट टू डेल आर, कि जो फोर्स लग रही है, फोर्स जो लग रही है वो R के ऑपोजिट लग रही है, यानी फोर्स और जो R है, ठीक है, F क्या ले इस तरफ है, R क्या ले इस तरफ है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट होने की वजह से यानी कि वो एंटी पैरेलल आ रहे हैं। तो एंटी पैरेलल आने की वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान जो एंगल आता है वो आता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो आपके पास डॉट खत्म करना था तो आपने पास आना था cos, और जब cos 180 पुट करते हैं आप तो आपके पास आंसर आ जाता है माइनस एफ डेल आर। चूंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। जब आप cos 180 की जगह -1 पुट करते तो आपके पास आंसर आ जाना था ये वाला। अब स्टूडेंट कहते हैं आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यू बनी W1 से 2 इज इक्वल टू एफ माइनस एफ, साथ आ रहा है डेल आर। अब देखिए एफ की वैल्यू आपके पास ये है और डेल आर की वैल्यू आपके पास ये है। ये दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है अभी इस फार्मूले में, तो आ जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। ये आपके पास वैल्यूज को पुट कर दिया आपने। फिर कहते हैं अब अगर ये R1 R2 को इनके साथ सेपरेटली डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, माइनस जी एम एम इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 R1 माइनस R1। ठीक है, ये आपके पास इस तरह एक वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है आपने, R2 ये था, ये R2 इस R2 के साथ कैंसिल, ये R1 इस R1 के साथ कैंसिल। बाकी आपके पास जो वैल्यू बचेगी स्टूडेंट्स वो क्या बचेगी, आपने उसको देखना है कि जो W1 से 2 आ रहा है, W1 से 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू 1 ओवर R1 1 ओवर R2। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये आ गया आपके पास जो वर्क डन था फॉर द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यानी 1 से लेकर 2 तक, ये आपके पास पहला स्टेप था। फिर दूसरा स्टेप था 2 से लेकर 3 तक, फिर तीसरा स्टेप था 3 से लेकर 4 तक, और अप टू n तक अगर आपने जाना है तो 1 से लेकर n तक, तो यानी n-1 से लेकर n तक आपने जाना था, वो आपका nth टेस्ट स्टेप होगा। अब ये आपके पास फार्मूला आया, ठीक है, आपने याद रखना है ये फार्मूला था आपके पास फॉर फर्स्ट स्टेप। फिर वर्क डन फॉर वर्क डन फॉर सेकंड स्टेप। और वर्क डन फॉर सेकंड स्टेप अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे सेपरेटली तो हमें ये वाला सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा और आपके पास आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमने क्या करना है, थोड़ी सी समझ को इस्तेमाल करते हुए हमने बाय शॉर्टकट मेथड, चूंकि हमने सारी कैलकुलेशन दोबारा यही परफॉर्म करवानी पड़नी है, तो हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले में 2 के लिए जो वैल्यूज होंगी वो पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप के लिए तो क्या चेंज आएगा, W1 से 2 की जगह आ जाएगा W2 से 3 इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर, यानी 2 वैल्यू थी R की, एक R1 था एक R2 था, यानी R पहला फिर बाद वाला। अब पहला इधर आ रहा है R2 और बाद में आ रहा है R3। ये आपके पास वैल्यू आ गई फॉर सेकंड स्टेप। ठीक है, विच इज था जो कि था आपके पास
2 to 3। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब कहते हैं वर्क डन ड्यूरिंग स्टेप लास्ट स्टेप। ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग लास्ट स्टेप विच इज n-1 to n। ठीक है, n-1 से लेकर n तक आपने जाना है। तो सेम दोबारा हम वही वैल्यूज रखेंगे जो हमने फॉर सेकंड स्टेप के लिए यूज की। ठीक है, उसी की मदद से पहले फार्मूले को ही यूज करते हुए हम उसकी वैल्यूज दोबारा पुट करेंगे, दोबारा वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास स्टूडेंट्स आएगा w n-1 to n इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर। अब पहले आपके पास आ रहा है n-1, तो r n-1 माइनस 1 ओवर और n। ये आपके पास वैल्यूज आ गई दोनों के लिए, स्टेप के लिए। पहले स्टेप के लिए वैल्यू आपने ब्रीफली कैलकुलेट की, दूसरे स्टेप के लिए आपने उसकी मदद से पुट कर दी, तीसरे स्टेप में आपने क्या किया कि फिर पहले वैल्यू को ही यूटिलाइज करते हुए तीसरा स्टेप भी आपने लिख दिया फॉर nth वैल्यू के लिए। अब कहते हैं टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to n। टोटल वर्क डन, टोटल फ्रॉम पॉइंट 1 to n। पॉइंट 1 से लेकर n तक जाने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ा स्टूडेंट, वो वर्क डन कितना होगा? कहते हैं वर्क डन इक्वल आता है सारे जो जितने भी आपके पास वर्क डन आ रहे थे, सब वर्क डन को अगर आप ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास टोटल वर्क डन आएगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि पहले की वैल्यू देखिए, आपके पास था -GMM, इसमें भी आ रहा था, -GMM इसमें भी था, -GMM इसमें भी था। तो आप क्या करें, इसको कॉमन ले लें सब में से और बाकियों को ऐड कर दें। आपके पास आएगा W टोटल इज इक्वल टू -GM इंटू M। बाकी आपके पास आएगा फॉर द ये वाली वैल्यू के लिए आएगा आपके पास 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, फिर क्या होगा स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि जो आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है वो कहां से कहां तक थी, फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट n तक। तो आपके पास W टोटल जो आएगा वर्क डन इज इक्वल टू -GM इंटू M, साथ आ जाएगा आपके 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल वर्क डन की। ठीक है, -GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है, टोटल वर्क डन की आपके पास वैल्यू आएगी। अब कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब कैलकुलेट करना चाहें तो अगर आपके पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट, चूंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ही हम बात करते आ रहे थे, तो अब अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी आपके पास? कहते हैं वो आपके पास इफ n लाइज एट इंफिनिटी, इफ n lies at infinity then, ठीक है, आपके पास जो Rn आएगा वो बराबर होगा इंफिनिटी के। ठीक है, एंड 1 ओवर
आर एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इस आर एन की जगह आपने पुट कर देना है 1 ओवर इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आएगा, डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, हमने कहा कि जो 1 ओवर आर एन है किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। और फिर इन्फिनिटी के आंसर क्या आ रहा है, डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर R1 माइनस 0। तो R1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय R1। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, W टोटल के लिए इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं इन जनरल द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज। अगर आप जनरल फॉर्म लिखना चाहें, ये तो पॉइंट्स के लिए आ रही है, तो अगर जनरल लिखना कि जो जनरल क्या आपके पास आएगा, W टोटल इज इक्वल टू, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को W से रिप्रेजेंट नहीं करते हम, ये भी याद रखना है आपने कि जो टोटल वर्क डन होता है वो बराबर होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, वो आता है आपके पास U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय R। ठीक है, R के साथ 1 2 एज इट इज कुछ भी नहीं आएगा, ये आपके पास आ जाती है जनरल फॉर्म फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फिर कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, के एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर वो जमीन की सरफेस के ऊपर हो, ठीक है, वो क्या होगी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस। ठीक है, जमीन की सतह के ऊपर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, यू के साथ आ जाएगा जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय, रेडियस को आपने चेंज कर देना है, रेडियस आपने पुट कर देना है, रेडियस आपके पास जो आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेडियस जो आपके पास आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये आपके पास आता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जमीन की सतह के ऊपर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो आपके पास ये आ रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने कैलकुलेट यही करना था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने डिफरेंट फॉर्म के लिए कुछ स्टेप्स का वर्क डन का सहारा लेते हुए टोटल वर्क डन मालूम किया। टोटल वर्क डन को हमने कह लिया कि जो टोटल वर्क डन आपके पास आ रहा है वो बेसिकली एक पोटेंशियल एनर्जी ही आ रही है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फिर कहते हैं नोट, अगर आपने कुछ बातें याद रखनी है, कहते हैं व्हेन द बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि अगर जो बॉडी है जमीन की सतह से मूव कर रही हो दूर, आर इंक्रीज यू इंक्रीज, दैट इज इट बिकम लेस नेगेटिव। कहते हैं कि जब बॉडी जमीन से दूर जा रही हो तो आर भी इंक्रीज होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है, तो इस वजह से इनकी जो नेगेटिविटी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं कि जब आर जमीन की तरफ आ रहा हो, ठीक है, जो आर है जो आपके पास बॉडी है वो जमीन की तरफ फॉल कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, आर भी डिक्रीज होता है और पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होती है। अगर दोनों डिक्रीज होंगे तो इस केस में जो नेगेटिविटी के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इट बिकम मोर नेगेटिव। ये बातें आपने याद रखनी है, दोनों एज अ नोट आपको बताई जा रही है कि जब आपके पास जो आर है वो जमीन से दूर जा रहा हो, जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो जमीन से दूर जा रहा हो, उस वक्त आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, उस वक्त
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो दोनों मिलकर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिलेंगे, तो जो नेगेटिव के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, लेस नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है जमीन की तरफ फॉल कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि आर भी डिक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होती है, और दोनों के डिक्रीज होने से क्या होता है, नेगेटिविटी के चांसेस बढ़ जाती हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ये नोट आपने याद रखना है। फिर कहते हैं नोट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी चॉइस ऑफ जीरो रेफरेंस पॉइंट। अगर जीरो रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आता है, कहते हैं द चॉइस ऑफ जीरो पॉइंट इज आर्बिट्ररी, वी कैन टेक द सरफेस ऑफ अर्थ आर द पॉइंट एट इन्फिनिटी। कहते हैं कि हम सरफेस ऑफ अर्थ को ले सकते हैं या कि पॉइंट ले सकते हैं इन्फिनिटी के ऊपर एज जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस। ठीक है, जहां पर इन्फिनिटी की बात करेंगे तो उधर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज सिग्निफिकेंट, कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वी मूव अ बॉडी अबव द अर्थ सरफेस विल ऑलवेज पॉजिटिव। कहते हैं कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, मूव द बॉडी अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, जमीन की सतह के ऊपर अगर हम किसी भी बॉडी को मूव करवाते हैं तो उस वक्त जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर जब भी हम क्या करें, किसी बॉडी को मूव करवाएं, उस वक्त जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होता है। ये बात आपने याद रखनी है, एज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बात है ये वाली नोट में, कि जब भी आप सतह ज़मीन से ऊपर किसी बॉडी को मूव करवाएं तो उस वक्त जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो पॉजिटिव आता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये आपके पास स्टूडेंट टॉपिक था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और इसके लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस सारे टॉपिक की समझ आई हो। ठीक है, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपके लिए बाकी ना रही हो, मुझे उम्मीद है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको एक दो दफ़ा दोबारा से रीड करिएगा, ठीक है, या वीडियो को देखिएगा दोबारा से तो आपको सारी समझ आएगी। ठीक है, अब आप इस टॉपिक को जब खुद पढ़ेंगे, खुद पढ़ने के बाद आपको सारी जो आपका जो कॉन्सेप्ट मिस हो रहा था या जो कुछ कॉन्सेप्ट लूज था वो कॉन्सेप्ट भी आपका ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से, ठीक है, विद मोर अटेंशन इसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं रहेगा और आपको जो समझ है वो भी सही लगेगी। अब स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।